नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। इस खास कार्यक्रम में हम आमतौर पर आपकी जेब की बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ आपकी जेब के लिए काफी अहम है, बल्कि बुरे वक्त में आपकी जिंदगी को भी सहारा दे सकता है। आज हम बात करने वाले हैं बीमा की। आज हम बात करेंगे उन तमाम तरह की बीमा यानी इंश्योरेंस की जो किसी भी बुरे वक्त में आपका साथ दे सकता है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या कार इंश्योरेंस। आजकल कई तरह के बीमा बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में भी आपके पास आज के वक्त में बचाव के लिए बीमा उपलब्ध है। बीमा मुश्किल वक्त में आपको एक बहुत जरूरी सहारा दे सकता है और इंश्योरेंस के बारे में ही आज हम अगले आने वाले आधे घंटे में बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं विमल कुमार गोयल, बीमा विशेषज्ञ। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी बीमा को लेकर किसी मन में किसी संशय को लेकर सवाल आपके मन में है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-230-97648 और 011-230-97655। अगले आधे घंटे सुबह 10 बजे तक का ये लाइव कार्यक्रम है। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmoneymantra@gmail.com। इंश्योरेंस क्या है? दरअसल इंश्योरेंस यानी नुकसान से भरपाई का वादा होता है। इसमें जिंदगी से लेकर संपत्ति तक के नुकसान का मुआवजा शामिल होता है। इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के तहत किसी व्यक्ति की जिंदगी के इंश्योरेंस के अलावा पूरे परिवार और ग्रुप इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार को पैसा मिलता है। इंश्योरेंस मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि इंश्योरेंस नुकसान की भरपाई के लिए होता है। लिहाजा निवेश और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए। वहीं नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, होम या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बिजनेस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस यानी वाहन का बीमा और ट्रैवल इंश्योरेंस का समावेश होता है। गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है और व्हीकल इंश्योरेंस के तहत गाड़ी के एक्सीडेंट, नुकसान या तोड़फोड़ की भरपाई होती है। होम या घर पर लोन इंश्योरेंस जरूरी करना चाहिए। होम या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के तहत आग या किसी दूसरे तरह के नुकसान की भरपाई होती है। लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग होती है। इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सी चीज़ इंश्योरेंस की योजना में शामिल है या कौन सी नहीं है, इसका ज़रूर ख्याल रखें। कवरेज के बारे में पूरी जानकारी लें और प्रीमियम की भी पूरी जानकारी ज़रूर हासिल करें। हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी ज़रूर लें। पुरानी बीमारी कवर होगी या नहीं, इसकी भी जानकारी ज़रूर लें। कई इंश्योरेंस पुरानी बीमारियां भी कवर करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग इंश्योरेंस है जिसके बारे में जानकारी आपको विस्तृत रूप से ज़रूर हासिल करनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जिस वक्त इंश्योरेंस ले रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें और पूरी योजना के साथ इंश्योरेंस ले, पूरी जानकारी के साथ। विमल जी, इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है भारत में अभी भी पूरी तरह से नहीं फैला हुआ है जितना विकसित देशों में फैला हुआ है। इंश्योरेंस के क्षेत्र में अभी भी बहुत विकास की यहाँ पर संभावनाएं हैं। क्या वजह है कि भारत में ऐसी स्थिति है कि अभी भी इंश्योरेंस दूर दराज के क्षेत्रों या ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से पेनिट्रेशन यानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया जैसा कि हम विकसित देशों में देखते हैं? ठीक बात है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लोग जो है ना लाइफ इंश्योरेंस के रूप में लेते हैं कि मैं इंश्योरेंस लूँगा, उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। लोग ये ज़्यादा सोचते हैं, जबकि वास्तव में इंश्योरेंस जो है ये तो एक एस्पेक्ट है। बाकी इंश्योरेंस तो कंटीजेंसी के लिए, जैसे आपने बोला कि यदि मेरे कुछ प्रॉब्लम आती है उसके बाद में मेरे को नुकसान की भरपाई कैसे हो, इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस होता है। तो एक तो जानकारी लोगों को कम है इसके लिए। दूसरा ये कारण है कि जो पेइंग कैपेसिटी है लोगों की जो है उसका बहुत बड़ा असर होता है कि जो व्यक्ति अमीर है, जिसके पास में अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लोग इंश्योरेंस जनरली करवा लेते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो है या मिडिल क्लास है, वो व्यक्ति सोचता है अपना बजट में फिट करने के लिए, तो इंश्योरेंस के बारे में उसको पैसे के लिए उसका एक रीजन होता है। तीसरा, ये इंश्योरेंस जो है ना एक पुश फैक्टर बना हुआ है, पुल फैक्टर बनने के बजाय। मतलब डिमांड करने वाले लोग की हाँ मेरे को बीमा चाहिए, ऐसे लोग कम होते हैं। जो लोग पुश करते हैं कि ये बीमा ले लीजिए, ये बीमा ले लीजिए, वो ऐसा ज़्यादा होता है, जबकि ये चेंज करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से इसका पेनिट्रेशन कम है। लेकिन आप देखेंगे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। एक अच्छी बात जो है कि जैसे जैसे नई कंपनियां भी आई हैं, सेक्टर ओपन हुआ है, ब्रोकिंग आए हैं, एजेंट्स हैं, बैंक का इंश्योरेंस आया है, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आए हैं।
तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए अभी उसमें बहुत बहुत स्कोप है उसमें। जी, अब आप किस तरह से उन लोगों को समझाना चाहेंगे जो इंश्योरेंस के बारे में अभी भी मन में कई सवाल रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम देना, हर साल कुछ प्रीमियम देना, उनको लगता है कि ये वेस्ट है, ये मनी जो अपना पैसा है उसकी बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस 2 या 3 ऐसे इंश्योरेंस जो बहुत ज़रूरी है किसी भी आम आदमी की लाइफ के लिए। देखिए बिल्कुल आपने सही बोला, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बीमारी आती है और बीमारी के बाद में जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो अब खर्चा होता नहीं है, तो लोग जेवर बेच रहे हैं, लोग अपना फिक्स्ड डिपॉजिट निकाल रहे हैं, अपना जो कंटिजेंस फंड है वो निकाल रहे हैं, जबकि वास्तव में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको एक इंश्योरेंस रखिए, आप अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से रखिए। आपको यदि प्रीमियम चाहिए, आपको यदि पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो आप 1,000, 2,000, 3,000 रुपये साल में भी काम चला सकते हैं। सम इंश्योरेंस बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो यदि आप 5,000 रुपये साल, बहुत बड़ी रकम नहीं है, और यदि 5,000 साल निकाल पाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस एक फैमिली के लिए, एक रीजनेबल सम इंश्योर्ड के लिए पॉसिबल है। हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर सबके पास बहुत होना जरूरी चाहिए, है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है। आपने बताया 5,000 में 5 लाख रुपए तक का आपको 5 लाख नहीं, लेकिन वो डिपेंड करता है एज पर, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक रीजनेबल सम इंश्योर्ड के लिए आप 5,000 रुपए में एक अपनी फैमिली के हिसाब से, डिपेंड करता है एज क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन एक 5,000 रुपए साल का बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम नहीं है। या और यदि कहता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं है, तो ठीक है, आपके पास में बजट कितना है। जैसे एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें 30,000 रुपये का सम इंश्योर्ड है, उसमें प्रीमियम सिर्फ 500-600 रुपये साल का प्रीमियम पड़ता है, तो वो भी बीमा ले सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी लिविंग स्टेटस क्या है, उसके बेस पर आप चूज कर सकते हैं। चॉइस बहुत सारी अवेलेबल है, चॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, अशोक है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे जी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ सर। मैंने एक इंश्योरेंस ले रखा है, जीवन साथी, 1 लाख का है। और सर इस सहारा में भी कुछ मेरा वाइफ ने पैसा डाला है। क्या सर सहारा का लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, या ये आपका जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस अलग एक आता है इंडियन गवर्नमेंट का, ये अच्छा है? काफी स्पेसिफिक सवाल है विमल जी, किस तरह से आप जवाब? मैं जर्नलिस्ट को बताना चाहूँगा कि देखो, LIC जो है, सरकारी विभाग जो है, सरकारी बीमा कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ओल्डेस्ट है, सरकार की उसमें सरकार का इंटरेस्ट है, तो बहुत बढ़िया है ही है, सिक्योर है ही है। लेकिन इसके अलावा 20 प्राइवेट कंपनीज हैं। देयर इज ए अथॉरिटी IRDA जो है वो इन सब को रेगुलेट करती है। तो जो पैसा आप लगा रहे हैं उसको सिक्योर है वो पैसा, ये देखने के लिए IRDA जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सोल्वेंसी मार्जिन देखती रहती है, तो पैसा सेफ है। आप LIC में लगाते हैं या प्राइवेट कंपनी में लगाते हैं, पैसा दोनों जगह पर सेफ है। ये दुविधा कई बार आम लोगों के मन में आती है कि कौन सा इंश्योरेंस ले या कौन सी स्कीम ले, तो किस तरह से आप तौल सकते हैं? अगर 2 योजनाएं आपके सामने हैं, किस तरह से आप एक दूसरे को कंपेयर करें उस योजनाओं को? देखिए, अब कंपेयर करने के लिए देखो, आपको मैं कहूँगा कि आप सिर्फ प्राइस कंपेयर ना करें। नंबर 1 तो ये, ज़्यादातर लोग जो है ना इसको इंश्योरेंस को कमोडिटाइज कर रहे हैं, एक सब्जी के रूप में, एक कमोडिटी के रूप में कह रहे हैं कि जी आप आइए बेस्ट प्राइस लीजिए। बेस्ट प्राइस जो है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, उसके अंदर जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक ये है कि आप जब भी इंश्योरेंस ले रहे हैं सिर्फ प्राइस मत देखिए, सिर्फ प्राइस मत देखिए, उसके अंदर फीचर्स कंपेयर कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास एजेंट आता है, वो कहता है कि चाइल्ड प्लान ले लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, आप उसके हिसाब से मत जाइए। आप देखिए आपकी ज़रूरत क्या है, आप ज़रूरत को डिस्कस कीजिए। आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाइए, हाँ आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसे बोलिए कि मेरे को कम से कम 3-4 ऑप्शन बताएं। उन ऑप्शन के बाद में आप उसके फीचर्स कंपेयर करें। यदि मान लीजिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि रूम रेंट लिमिट। आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले लिया, आपने लोएस्ट ले लिया जी, लेकिन उसके अंदर जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो रूम के लिए लिमिट है 5,000 रुपया पर डे। आपने 1 लाख का लिया है तो 1,000 रुपये पर डे। अब 1,000 पर डे में आपको रूम मिलता ही नहीं है, इवन शेयर्ड अकोमोडेशन भी नहीं मिलता है अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। तो रूम रेंट लिमिट है या नहीं है, आप कहाँ रह रहे हैं,
तो आप रूडेंट लिमिट के बिना प्लान लेना बेटर है, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो आप सिर्फ लोएस्ट प्राइस पर मत जाइए। उसके फीचर्स देखना भी बहुत जरूरी है। फीचर प्रीमियम जरूरी है कम और है आपकी- इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है, और आपकी आवश्यकता देखिए कि आपकी आवश्यकता के हिसाब से। और आप जब अगर उस बुरे वक्त में आप फंसते हैं तो किस किस चीज़ों की आपको आवश्यकता हो सकती है उसके बारे में सोचें, और अगर वो इंश्योरेंस प्लान उन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो वो इंश्योरेंस प्लान आपके लिए कहीं ना कहीं फिट माना जा सकता बिल्कुल है। ठीक है। और एक चीज़ और छोटे से एडवाइस जी। कि देखिए, जो बीमा आपको दे रहा है वो ये बताएगा इसमें क्या कवर्ड है। आप उसे ये जरूर पूछिए कि इसमें क्या कवर्ड नहीं है जी। है ना। ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है बीमा लेते समय, क्योंकि बाद में जो सरप्राइज होता है कि ये मेरे को ये पहले मालूम होता तो बढ़िया रहता। आप सरप्राइज एलिमेंट को खत्म कीजिए। बीमा करवाते समय क्या कवर्ड नहीं है ये जो जानकारी और नियम शर्तें जो छोटे छोटे शब्दों में लिखी होती है 3-3 पेजेस की, उसको शायद ही कोई पढ़ता होगा। हाँ, वो पढ़ता लेकिन नहीं है, उसमें उसको मोटे तौर पर समझा जा सकता है। मोटे तौर पर समझा जा सकता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर पढ़ा जा सकता है, और उसको थोड़ा सा वक्त लगाएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सवाल है कि छोटे छोटे शब्दों में लिखते क्यों है, ये भी आपसे पूछेंगे। चलिए, अनुराग इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं अनुराग बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जो हमारे पेरेंट्स जो हमारे ऊपर आश्रित रहते हैं, अगर हम उनका इंश्योरेंस कराना चाहें सर तो उसमें हम क्या ध्यान दे सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप शायद हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात हेल्थ करें। हाँ, अनुराग जी देखिए, पहली बात तो ये है कि वो बीमा पॉसिबल है करवाना, आप उनको जरूर करवाइए। पेरेंट्स, बहुत से लोग सोच लेते हैं कि उम्र 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, 65 साल है, मेरे को बीमा नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत से लोग सोच लेते हैं। लेकिन आज की डेट में IRD की तरफ से एक ये कानून है कि 65 तक की एज तक बीमा स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन सभी कंपनी ने दे रखा है। नेचुरली जब आप ओल्ड एज में जब बीमा ले रहे हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, लेकिन पहले तो ये है कि आप बीमा करवाएं उनका। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यदि पेरेंट्स का कवर करवा रहे हैं या आप खुद का भी करवा रहे हैं, तो जो पुरानी बीमारी है वो बीमारी डिक्लेयर जरूर कीजिए। आपने बीमा ले लिया, वो डिक्लेयर नहीं किया, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को मालूम पड़ रहा है कि बीमारी थी, आपका बीमा लिया नहीं लिया बराबर हो जाएगा। बीमा लिया बेकार हो जाएगा, यानी सब कुछ जरूर क्योंकि बताएं इंश्योरेंस शुरू में। कंपनी उसमें ये आर्गुमेंट लेती है कि ये बीमारी आपने बताई होती हमारे को तो मैं ये बीमा देता ही नहीं या मेरी शर्तें अलग होती। ये इंश्योरेंस कंपनी का आर्गुमेंट बाद में आता है, इसलिए वो क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। और अगर पहले बीमारी का बता दिया जाए तो शायद वो स्कीम में, योजना में वो शामिल हो जाए। हाँ, अब जो भी डिसीजन है जी। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिसीजन हो जाएगा कि आपने बीमारी बता दी है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज के बाद में बीमा इंश्योरेंस कंपनी बीमा कर रही है, जी। या कोई और हाइपरटेंशन है बीमा कर रही है, वो एक्सक्लूजन लगाते हैं। 4 साल के लिए पुरानी बीमारी जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है, लेकिन कम से कम 4 साल के बाद में वो कवर मिल जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं नाग जी, आप प्रपोजल फॉर्म जो है बिल्कुल सावधानी से भरिए, उसमें सही बातें लिखिए। आज भले ही आपको एजेंट ये कहे कि ये लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम को आज ही फेस कीजिए, क्लेम के समय फेस करने की बजाय। जी, तो ये जो भी हेल्थ आपकी हिस्ट्री रही है वो ज़रूर बताएं, चाहे आपकी या चाहे आपके पेरेंट्स की, जिनके बारे में भी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। सुरेश इस वक्त हमारे साथ है नागालैंड से। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि अभी इंश्योरेंस जो है मैंने एक तो यूटीआई का करा के रखा है पूरा फैमिली का 3 लाख का। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल से 3 लाख का पूरा फैमिली का। जी, सुरेश जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, उनका सवाल हम पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं सुन पाए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं, और ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो ज़रूर हर परिवार के पास होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जब भी कोई दिक्कत आती है तो खर्चा कई बार लाखों में आ जाता है। तो ऐसे में अगर कोई इंश्योरेंस होता है तो आपको कम से कम अपने जेवरात, अपने घर बेचने की नौबत नहीं आती है, इंश्योरेंस कंपनी उसका ध्यान रख लेती है। पूरी फैमिली का भी एक कवर जैसे उपलब्ध है बाजार में, उसको काफ़ी किफ़ायती माना जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पूरी फैमिली का कवर किस तरह से ले सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखें, और अगर घर में छोटा बच्चा है, कोई शिशु है, कोई 6 महीने का या 2 साल का है, क्या वो भी कवर होते हैं, कि मिनिमम एज भी क्या होती इसमें होती है? हाँ, तो जैसे पूरा एक तो बीमा होता है इंडिविजुअल और एक होता है फैमिली का इंश्योरेंस। तो पहले जब इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था तो हर व्यक्ति फैमिली का अलग अलग कवर होता था, उस व्यक्ति के लिए अलग सम इंश्योर्ड मेरे को बतानी होती थी। उसके बाद में फैमिली फ्लोटर कवर आया, तो फैमिली फ्लोटर के अंदर सम इंश्योर्ड एक है जो कि कोई भी परिवार का व्यक्ति जिसका नाम पॉलिसी में दिया हुआ है। सम इंश्योर्ड मतलब जैसे 5 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है, तो 5 लाख तक का खर्चा
कोई भी इंश्योरेंस मेंबर कंपनी उठाएगी। हाँ उठाएगी। वो जो 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड है वो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति या सब मिलकर उसको यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख की लिमिट लगा दी है, तो यदि 2 व्यक्तियों ने क्लेम कर लिया और 5 लाख खत्म हो गए, या एक ने क्लेम कर लिया 5 लाख खत्म हो गए, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो लेकिन सबके सब व्यक्ति एक ही साल के अंदर बीमार पड़ जाएं और सब पूरी खर्चा कर लें, ऐसी संभावना कम होती है। इसलिए एक फैमिली फ्लोटर स्कीम जो है उसमें जाना चाहिए, और आजकल वही प्लान ज़्यादा चलता है। इंडिविजुअल पॉलिसीज बहुत कम लोग ले रहे हैं, ज़्यादातर फैमिली फ्लोटर में आ रहे हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। काफी और practical जैसे कई लोगों को लगता है कि 5 लोगों का इकट्ठा आपने इंश्योरेंस ले लिया तो दिक्कत आएगी, तो प्रॉब्लम इसमें सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हाँ, अक्सर। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। Practically प्रैक्टिकली यही कवर रिकमेंडेड है। देखिए फाइनली आपको प्रीमियम भी देखना है कि प्रीमियम प्रीमियम उसके कितना हिसाब है, से प्रीमियम उसके भी कम। प्रीमियम के हिसाब से प्रीमियम कम हो जाता है। यदि मैं 4 फैमिली मेंबर्स का अलग अलग बीमा लूँ और चारों को एक ही में लूँ तो प्रीमियम हो सकता है शायद आधा बन जाए। यानी रिस्क फैक्टर जो है आप बहुत हद तक कवर कर रहे हैं। और अच्छा, अब आपने बोला बच्चा कवर हो सकता है। मिनिमम एज बच्चे के लिए कवर करने के लिए 3 मंथ्स के बाद में इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है। जी 3 मंथ्स के बाद। और कोई जैसे बुजुर्ग भी घर में होते हैं तो और तो बुजुर्ग का कवर जैसे मैंने बताया कि 65 तक की एज तक तो सभी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर 65 के देती बाद है। कोई ऑप्शन इसके बाद में कुछ कंपनी सिलेक्टिव कंपनीज कवर करती हैं। वो आपको खुद से उसकी वो जानकारी आपको लेनी आपको पड़ेगी। वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी आपका जो एजेंट है या जो ब्रोकर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। 65 के बाद में ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑप्शन सारे अवेलेबल नहीं, लिमिटेड अवेलेबल हैं। एमडी इस वक्त हमारे साथ है नागपुर से। एमडी साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी एमडी साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए, एमडी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आपसे हम गुजारिश करेंगे दोबारा कृपया फ़ोन कीजिए, और हम आपके सवाल लेने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कई मेरे पास इस वक्त ईमेल भी आ रहे हैं। जो लोग ईमेल कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि कम से कम शब्दों में लिखें, कि तुरंत उसको पढ़ पा के सर से डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको कम से कम शब्दों में, लिमिटेड क्वारी हो तो उसको हम शामिल ज़रूर कर पाएंगे। वाहन इंश्योरेंस के बारे में भी लोगों के पास कई तरह के सवाल होते हैं। हालांकि कानून बाध्यता है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ज़रिए लोग कानूनन बाध्यता को पूरा कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो इंश्योरेंस, वाहन इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसमें पिछले कुछ सालों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या इसमें नयापन आया है? देखिए, आपने सही बोला कि कानूनन तो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन व्हीकल की सुरक्षा के लिए ऑन डैमेज कवर जो है, कंप्रिहेंसिव कवर है, वो लेना चाहिए। उसके अंदर जो नए जो चीज़ें आई हैं उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक जीरो डेप्रिसिएशन कवर। पुरानी पॉलिसीज़ में जब भी कवर होता था तो कोई भी क्लेम आएगा, उसमें उस पार्ट की एज के हिसाब से मेरे को डेप्रिसिएशन कंट्रीब्यूट करना होता था। अभी जो है आपको डेप्रिसिएशन कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, ऐसा कवर मिल गया है। ऐसे ही मान लीजिए किसी की चाबी गुम गई है, उसको लोग रिप्लेस करवाना पड़ेगा, वो भी आजकल कवर होता है। आजकल की रिप्लेसमेंट कवर आ जाता है, क्योंकि की भी कई बार 5 या 6 हज़ार की आ जाती है। आजकल जो नई गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, उनमें जो रिमोट कंट्रोल की होती है वो भी महंगी होती बिल्कुल है। बिल्कुल वो क्योंकि बदलवाना पड़ेगा, इसलिए उसका खर्चा अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, तो ये कवर मिल जाता है। 2 चीज़ें और जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पानी में गाड़ी चला रहा है और व्हीकल बंद हो गया, व्हीकल सीज हो जाता है, तो ये एक ग्रे एरिया में आ गया कि ये कवर है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कवर है, कुछ लोग कहते हैं कवर नहीं है, ज़्यादातर क्लेम रिजेक्ट होते हैं। ऐसे ही कोई मान लीजिए गाड़ी के नीचे पत्थर टकराया और ऑयल सम्प में से ऑयल लीक हुआ और इंजन बंद हो गया, तो वो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कवर नहीं है। उसके लिए एक इंजन कवर के नाम से कवर है अवेलेबल। अच्छा, तो ऐसे कई एड ऑन कवर्स अवेलेबल है। रोड साइड असिस्टेंस जो है, आपने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपको एक रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी में वो कवर को इनबिल्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे कवर जो हैं अब उसमें, यानी प्रैक्टिकल जो दिक्कतें आती है किसी भी मेट्रो शहर या ग्रामीण इलाके में, उन तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतों को आजकल इंश्योरेंस में की पॉलिसीज में शामिल किया गया है। एक ईमेल ले लेते हैं जल्दी से। अशोक शर्मा का इंदौर से ईमेल आया है। वो कहते हैं कि उनकी 45 साल की एज है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। शायद वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और उनके फादर हैं, 75 साल उनकी उम्र है, उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। तो वो क्या इस स्टेज में किसी तरह का कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं? क्या कोई सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, खुद के लिए तो 45 की एज है, तो कोई इशू है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उनको बीमा मिल ही जाएगा। और उनको इमीडिएटली, जैसा कि उनकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अब फादर 75 की एज है और बाईपास हो चुकी है, तो चूंकि वो 65 से अबव है तो चांसेस उसके बहुत कम है। और बाईपास हो चुका है तो अगेन इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको रिस्क फैक्टर को देखेगी। लेकिन ये
अगेन मैं ये कहूँगा इम्पॉसिबिलिटी एरिया में नहीं है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई ऑफर देने के लिए तैयार हो जाएगी उसके लिए। जैसे एक मैक्स बुपा का प्लान है, तो मैक्स बुपा वाले जो है वो बहुत सारी फैमिलीज को जो है ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो तो यानी उनको थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। कई कंपनीज ऐसी हैं जो आपको इस तरह के इंश्योरेंस दे सकती हैं। विपिन गर्ग का ईमेल है, वो लिखते हैं बैंक द्वारा दी जाने वाली या एजेंट द्वारा दी जाने वाली पॉलिसी में क्या अंतर है? कई बार आप बैंक जाते हैं, वहाँ पर आपको पॉलिसी ऑफर की जाती है, कई बार किसी एजेंट के थ्रू आपको ऑफर मिलता है, तो क्या सही रहता है इसमें? देखिए, जनरली स्पीकिंग कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है। ये चाहे बैंक इंश्योरेंस है, चाहे एजेंट है, चाहे इंश्योरेंस ब्रोकर है, ये इंटरमीडियरी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जनरली स्पीकिंग। हालांकि जो बैंक्स कवर दे रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि बैंक्स को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक स्पेशलाइज कवर बना के दे दिया है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ गए हैं। तो कई बार जो बैंक के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है उसमें ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फर्क है कि नहीं है, एग्जैक्टली कौन सा बैंक है और एजेंट क्या दे रहा है और बैंक क्या दे रहा है, वो आपको कंपेयर करना होगा। एकदम से रूल आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार आपके पास डोर स्टेप पे कोई ऑफर आ रहे हैं तो कई बार वो भी अच्छे होते हैं, वो भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप उसको जो भी डिसीजन लेना है वो थोड़ा सा समझ कर लीजिए, सोच समझ कर जरूर लें। एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, भामरा जी, नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी, आवाज आ रही है भामरा जी आपको? चलिए, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। इस बीच एक ईमेल ले लेते हैं। टीपी सिंह का ईमेल है, वो 64 साल की इनकी उम्र है और उनके पास 2 अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है। एक हेल्थ इंश्योरेंस है शायद 5 लाख का और एक 3 लाख का, और अभी कुछ क्लेम उन्होंने किया है, कुछ दुर्भाग्यवश एक क्लेम करना पड़ा 7 लाख रुपए तक का। एक 5 लाख का क्लेम है और एक 3 लाख का क्लेम है, तो 8 लाख का कवर इनके पास 2 अलग इंश्योरेंस कंपनी से। तो क्या ये दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सप्लोर कर सकते हैं या किसी एक को ले सकते हैं? बिल्कुल, दोनों कर सकते हैं। देखिए, पहले कुछ साल पहले तक नियम ये था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट 2 कंपनियां हैं तो दोनों को क्लेम देना चाहिए, दोनों पर क्लेम करना चाहिए, दोनों प्रोरेटा देंगी सम इंश्योर के हिसाब से। पहले ये नियम ये था। अच्छा, अब ये नियम ये आ गया है कि जो इंश्योर्ड है वो चूज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है कि मेरे को किस कंपनी में बीमा क्लेम करना है। किसी एक से या दोनों? पहले तो ये था कि यदि मान लीजिए जैसे 5 का एक है, 3 का एक है, यदि क्लेम आपका 5 से कम है मान लीजिए, तो आप सिर्फ 5 वाली में कर सकते हो। 3 से कम है तो दोनों में से जो है आप एक कर सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर 7 लाख है तो उसको दोनों में क्लेम करना ही पड़ेगा। तो अब वो 5 और 3 2 8 लाख का बीमा अवेलेबल है। 7 लाख रुपए क्लेम करने के लिए चॉइस अवेलेबल है कि वो सिर्फ 5 लाख एक कंपनी में पूरा कर ले और 2 लाख रुपए दूसरी कंपनी में ले ले। तो ये पूरी तरह से संभव है, कोई इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो एक कंपनी में जाएंगे, दूसरी कंपनी में उसकी फोटोकॉपी जाएंगी, उसको टीपीए का नाम बताना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर है, जो आपने बीमा लिया हुआ है उससे आप बात करेंगे या इंश्योरेंस कंपनी के हेल्पलाइन पर बात करेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी उसके लिए। तो जो एक्सपेंसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में जो हुए हैं, क्या वो अलग अलग तरह से दिखाने होंगे या आप इकट्ठा बिल दे देंगे? आपको तो इकट्ठा देना है, वो इंश्योरेंस कंपनीज है ना आपस में वो डिसाइड कर लेंगे कि आपको वो कौन सा एक्सपेंस पूरा करेंगे, वो कौन सा। ठीक है जी। जिस तरह से हम लगातार इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के भी इंश्योरेंस बाजार में उपलब्ध हैं। संक्षेप में जरा उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एक नया क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। आजकल देखेंगे अर्थक्वेक के ट्रेमर्स बहुत आते हैं, नेचुरल आपदा है, और देखेंगे इसके अगेंस्ट में बीमा कितने लोगों ने लिया हुआ है। जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं उन्होंने भी होम इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, तो होम इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन तो बहुत ही कम है जी। तो आपकी जो बिल्डिंग है, कंटेंट्स हैं, उसका बीमा होम इंश्योरेंस जरूर करवा के रखें। तो जैसे ये एक है। दूसरा, फ्लड के लिए बहुत जगह पर फ्लड आ जाती है, पानी आ गया, आपका सारा नुकसान, आपका सब कुछ चला गया उसके अंदर, और आप नेक्स्ट डे पाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इन चीज़ों का बीमा, देखिए एक्चुअली बीमा इन्हीं चीज़ों के लिए बना हुआ है जी। आपका इफेक्ट नहीं आने वाला है, मेरे घर में अर्थक्वेक नहीं आने वाला है, मेरे घर में फ्लड नहीं आने वाली है, ये बात हर व्यक्ति सोचता है ये कि औरों को हो रहा है, मेरे को नहीं होने वाला है, ये लेकिन तैयारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये रिस्क फैक्टर बहुत कम है तो प्रीमियम भी रिस्क के हिसाब से ही है। चूंकि रिस्क कम है इसलिए प्रीमियम भी कम है। लेकिन बीमा करवाना इसलिए जरूरी है कि ये आपदा किसको अफेक्ट करेगी, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ आएगा, कैसे आएगा। आपदा होती है और जब आएगी
तब आप कुछ कर सकते हैं। हजारों लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में अगर कुछ के पास भी बीमा है तो कईयों की जिंदगी में दोबारा से सहारा मिल सकता है। विमल जी, कार्यक्रम का वक्त यहाँ पर बहुत जल्दी से खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए और आपने तमाम हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और ईमेल्स का भी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई टिप देना चाहेंगे किसी भी इंश्योरेंस को लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, अगर संक्षेप में आप बता पाएं? जैसे मैंने पहले कहा था कि 2-3 चीज़ें मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक तो कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। वो प्रपोजल फॉर्म आप बिल्कुल ऑनेस्टली भरिए। आपने कोई जानकारी ना छुपाएं, कोई जानकारी छुपाएं ना। और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत बार एजेंट कहता है कि आप एक छोड़ दीजिए, मैं भर दूंगा, आप उस पर रिलाई मत कीजिए जी। यदि वो भर रहा है कोई बात नहीं है, आपके सामने भराइए उसको और उसके भरने के बाद में साइन कीजिए जी। आप नीचे डॉटेड लाइन पर साइन करने की जो परंपरा है वो बहुत डेंजरस है, वो आप बिल्कुल मत कीजिए जी। नंबर 1 ये। नंबर 2, कोई भी बीमा लेने से पहले उसके फीचर्स जरूर देखिए और उसमें क्या कवर्ड नहीं है ये जरूर जानकारी लें। और टर्म्स एंड कंडीशंस कई बार उसको भी जरूर पढ़ना बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी, आप स्टूडियो आए, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के लिए हमारे कार्यक्रम में वक्त इतना ही। आज हमारी कोशिश थी कि बीमा के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस लिमिटेड वक्त में आपको ज़रूर पहुँचाएँ। और अगले हफ्ते फिर एक खास विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।